हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट ही नहीं इंटरेस्टिंग भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, बहुत ही मजेदार टॉपिक था। ओके, सो आज हम रिलेशन डिराइव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का। उसके बाद में करंट डेंसिटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, और फिर ओम्स लॉ को डिराइव भी करेंगे। और एट लास्ट हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी। ओके, सो विदाउट मेकिंग एनी डिले करते हैं स्टार्ट। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेटा प्रीवियस क्लास में हमने देखा था एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम की टर्म्स हमारे सामने आती है। क्या था कि जब भी आपके पास कोई कंडक्टर होता है, कंडक्टर के क्रॉस जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो उस केस में कंडक्टर में प्रेजेंट जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे थे, और उन सभी की एवरेज वेलोसिटी को हमने नाम दिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमने एक एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट किया था, होपफुली आपको याद होगा। अब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण आपको पता है सारे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वो एक करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। वो करंट कितना होगा उस कंडक्टर में से, उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वी हैव टू टेक ए कंडक्टर। सबसे पहले हम एक कंडक्टर लेंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ कंडक्टर बना देता हूँ, और इस कंडक्टर का जो लेंथ है दैट इज L। L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। कुछ भी लेंथ हो सकती है कंडक्टर की। और ये जो कंडक्टर है इसका ये जो एंड कैप एरिया है, ये मैं यूं कह सकता हूँ कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A, ठीक है। और आपको पता है ये जो कंडक्टर है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन हम दिखा रहे हैं। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, मैं कहता हूं कि n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और अब ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस मैं कोई बैटरी कनेक्ट करता हूं। सपोज करो इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, ये मैंने यहाँ पे बैटरी दिखा दी है। तो बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बैटरी का पॉजिटिव कंडक्टर के साथ जहां कनेक्ट होगा और कंडक्टर का वो एंड हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा और ये वाला लोअर पोटेंशियल पे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही सपोज करो कि बैटरी का पोटेंशियल कितना था, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। हो सकता है बैटरी 6 वोल्ट की हो, 12 वोल्ट की हो, कितने भी वोल्ट की हो, तो जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस सेट हो जाएगा, इस कंडक्टर के अक्रॉस। 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी है तो कंडक्टर के अक्रॉस भी 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा। अब आपको पता है कि जैसे ही एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे दूसरा लोअर पे, ऐसा होने से ये जो बैटरी इसमें कंडक्टर के साथ में आपने बैटरी कनेक्ट की है उससे इस कंडक्टर के अंदर फील्ड सेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यह देखो यहाँ तो क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, ठीक है। तो इसके अंदर एक फील्ड सेट हो गया, कितना, E। ओके, अब मैं आपसे कुछ छोटी छोटी चीजें पूछूंगा, ठीक है। ये तो सारी चीजें आप नोट कर लोगे, ठीक है। देखो नंबर डेंसिटी, यहाँ पे जो टर्म्स है वो भी आप लिख सकते हो। लेट L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ कितनी है L, एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बेटा कंडक्टर का, A। अब आपको एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, मैं आपसे पूछूं कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम बिल्कुल इजीली आप बता सकते हो। देन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर
वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर को मैं वी डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि वी से मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिखा दिया, तो वी डैश, ठीक है। तो वॉल्यूम का आपको पता है कैसे निकालोगे, एरिया इनटू लेंथ, ऐसे निकालते हो, ठीक है। तो वी डैश को मैं लिख लूँगा, एरिया कितना है हमारा ए, लेंथ कितनी है कंडक्टर की एल, तो वी डैश को आप ए लिख लेंगे। अब एक बात बताओ बेटा, इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या नाम दे दिया, n। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा n इज टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्टर। कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कितने हैं, कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक और टर्म्स यूज करते हैं, जैसे कंडक्टर के कितने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब तो देखो यहाँ पे इस टर्म को हम नाम देंगे स्मॉल n। स्मॉल n क्या चीज है, नंबर डेंसिटी। n क्या, स्मॉल n क्या चीज है, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी। तो यहाँ पे लिखोगे n इज नंबर डेंसिटी। देखो ये स्मॉल n है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n नंबर डेंसिटी है, स्मॉल n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्टर। नंबर डेंसिटी क्या होता है, जैसे एक टर्म है, हमने ये बताया कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन कितने वॉल्यूम में है, ठीक है। तो आप इसको नंबर डेंसिटी को कैसे लिखोगे, नंबर डेंसिटी n को निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमने कितने लिए हैं, n, और वॉल्यूम कितना है कंडक्टर का, v। तो आप स्मॉल n को कैपिटल N इंटू v लिख सकते हो, ठीक है। बट देखो वॉल्यूम कितना था, v डैश, हमने वॉल्यूम को v डैश से दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप n, कैपिटल N को क्या लिख सकते हो, स्मॉल n इंटू v डैश, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूं, ठीक है। तो आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप v डैश को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए। पूछूं कि हमारे पास टोटल चार्ज कितना होगा, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगी तो कंडक्टर के पास लार्ज अमाउंट में चार्ज होगा। मैं आपसे पूछूं कि इस कंडक्टर के पास में टोटल चार्ज कितना है, तो बताओ कैसे निकालोगे, टोटल चार्ज इन कंडक्टर। कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना होगा, मैं कहता हूं कि Q होगा, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, कह रहे कि Q इज इक्वल टू N ही होता है, वहां पे N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, और हमने वहां यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैपिटल N से दिखाया है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू N इंटू E, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ स्मॉल n मत लिख देना, क्योंकि स्मॉल n हमने यहाँ पे नंबर डेंसिटी ले रखा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो Q इज इक्वल टू N ही हमने लिख दिया टोटल चार्ज निकालने के लिए, और N को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, स्मॉल n A L इंटू E। तो इतना टोटल चार्ज है इस कंडक्टर के पास में, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, मैं आपसे ये पूछूं कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन सपोज करो कंडक्टर के इस वाले एंड पे है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के इंपैक्ट के कारण क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। एक ये रिलेटिव मोमेंट मैंने दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ तक ट्रेवल करेगा, तो वो कितना टाइम लेगा, वो t टाइम लेगा। कितना टाइम लेगा, t टाइम लेगा, ओके। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कंडक्टर के अंदर, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन की मूव करने की, सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो यूं समझिएगा कि इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किस वेलोसिटी से करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस डायरेक्शन, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन इधर ही मूव करेंगे, और
एवरेज वेलोसिटी कितनी बनेगी vt। तो मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कंडक्टर कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो लिखो टाइम टेकन टू कवर length of conductor, time taken by free electron to cover length of conductor, या यूं कहिएगा कि time taken by free electron to go from one end of conductor to another, एक ही बात है, ठीक है। तो कितना लिया t, ठीक है। तो t की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? अब यहाँ से जब वो यहाँ तक जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? जितनी लेंथ ऑफ कंडक्टर होगी। और किस वेलोसिटी से मूव करेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ये तो वही फॉर्मूला हो गया ना जो 7th क्लास में पढ़ा था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। बट यहाँ पे हमने वेलोसिटी लेनी क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको टाइम। अब आप ये भी बता सकते हो कि जब आपको पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि कुछ चार्ज फ्लो होगा कुछ टाइम में, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो अब मैं ये आपसे पूछूं कि करंट कितना फ्लो होगा सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, इसको मैं रब कर देता हूं तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा। आपको ये पता चल गया कि इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, इतने टाइम में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आपको निकालना हो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर, ठीक है। आपको करंट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, हमने पढ़ा है। चार्ज की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? NaLe। टाइम की वैल्यू कितनी आई बेटा? L/Vt, ठीक है। तो आप क्या करोगे? L से L कैंसिल आउट कर दोगे और करंट की वैल्यू कितनी होगी? NaeVt। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो करंट की वैल्यू होगी दैट विल बी NaeVt। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। और यहाँ से क्लियरली हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं कि कंडक्टर में से जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। इन इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी तेज़ी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, या यूँ कहिएगा कि जितना चार्ज मतलब कम से कम टाइम में फ्लो करेगा तो उतना ही सर्किट में करंट ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और नंबर डेंसिटी के। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इस कंडक्टर में, उनकी नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जितने ज़्यादा होंगे उतना ही कंडक्टर में ज़्यादा करंट फ्लो होगा। और कॉपर के केस में, सिल्वर के केस में कुछ ऐसा ही होता है, तो इसीलिए उनमें क्या होता है, ज़्यादा करंट फ्लो करता है। एक बार ये नोट करें, फिर आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट ओम्स लॉ। अब हम ओम्स लॉ के अबाउट स्टडी करेंगे। ओम्स लॉ आपने क्लास 10th में पहले पढ़ रखा है। ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा? ओम्स लॉ आपको याद हो तो 1828 में इट वाज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। याद रखना जरूरी नहीं, बस वैसे ही बता रहा हूँ। ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा? ये कह रहा है कि आपके पास में सपोज करो कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और कंडक्टर के अक्रॉस आपने एक बैटरी लगा दी है, ठीक है। और कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगाने से कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाता है, और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। इधर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो इस कंडक्टर में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जस्ट एक वायर है, मैं एक वायर बना दूं तो भी चलेगा, ठीक है। तो ओम्स ने क्या बताया, ये बैटरी कितने वोल्ट की लगाई? V वोल्ट की, या यूं कहेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के अक्रॉस कितना सेट हुआ? V वोल्ट का। हाँ,
ओम्स लॉ की डेफिनेशन की बात करें, ओम्स लॉ क्या कहता है? ये कहते हैं कि इफ टेम्परेचर एंड अदर physical condition, temperature and other physical condition like pressure remain unchanged, मतलब क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर जैसी चीजें चेंज ना करे या जो भी अदर फिजिकल कंडीशन है, then current flowing through conductor will be directly proportional to potential difference applied, जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को I से, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अक्रॉस जितना ज्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उस कंडक्टर में से उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। उस कहने का मतलब क्या है कि इस कंडक्टर के अक्रॉस सपोज करो पहले आपने बैटरी लगा रखी थी 10 वोल्ट की, और 10 वोल्ट की बैटरी के कारण इसमें कंडक्टर में करंट तो फ्लो करेगा, ठीक है, कितना, सपोज करो वो था 5 एम्पियर। फिर आपने इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया डबल, 10 से 20 कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो इस कंडक्टर में करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी 10 एम्पियर। फिर आपने पहले से पोटेंशियल कर दिया ट्रिपल, तो करंट की वैल्यू भी पहले से ट्रिपल, 5 से कितनी हो जाएगी 15। बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन क्या है, वो कांस्टेंट रहने चाहिए, दे शुड रिमेन अनचेंज्ड। तो जब ये कंडीशन होगी तो उस केस में आप देखोगे कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल इंक्रीज करोगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो यूं समझिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के। इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट विल बी R। तो V इज इक्वल टू आर आई, ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा ओम्स लॉ के लिए, विच इज ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ है, ठीक है। अब बात करें हम R की, तो R क्या है, एक कांस्टेंट, ये कोई एक कांस्टेंट है और इसी कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। डिटेल में बात करेंगे रेजिस्टेंस की, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं यहां से करंट की वैल्यू निकालूं, यहां से I को क्या लिखूंगा, V अपॉन में R, ठीक है। तो ये भाई ऐसा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करती है तो ये करंट सर्किट में डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, ओम्स ने बताया कि ये जो कांस्टेंट है ना, ये ऐसा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो सर्किट में या यूं कहिएगा कि कंडक्टर में करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और इसी को हमने नाम दिया था रेजिस्टेंस का, क्योंकि दैट वाज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट, ये करंट के पाथ का ऑब्स्ट्रक्शन था, ठीक है। तो ओम्स लॉ को जब भी याद रखना हो, तो ओम्स लॉ को आपको जब भी याद रखना हो तो आपके माइंड में एक फॉर्मूला आना चाहिए, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है ना ओनली फॉर कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। कभी आप कहो कि कोई इंसुलेटर है, ठीक है, और इंसुलेटर के अक्रॉस आप बैटरी लगा के खड़े हो जाओ, फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो उसमें से करंट नहीं इंक्रीज होगा, ठीक है। और कोई सेमीकंडक्टिंग मटेरियल भी हो सकता है, उनके लिए अलग लॉज बने हैं, ठीक है, वहां ओम्स लॉ पूरी तरह से फॉलो नहीं होता, कई बार कुछ हद तक होता है। बेटा अब हम यहाँ पे स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ निकालें, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ, करंट और पोटेंशियल के बीच में जो ग्राफ है, आई ये एक्स एक्सिस के लो, वी वाई एक्सिस के लो।
अब आईवी ग्राफ का हम स्लोप निकालें, ठीक है। चलो पहले एक बात बताओ, किसी भी कंडक्टर के लिए जैसे आई और वी और आई के बीच का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओम्स लॉ, ठीक है, क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है यहाँ पे। और ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है किसके लिए किया है, फॉर कंडक्टर। कंडक्टर के केस में ही ये ग्राफ की शेप स्ट्रेट लाइन होगी। यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं आपसे कहूंगी इस ग्राफ का स्लोप निकालो, तो यहाँ पे इस ग्राफ पे 2 पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ए और एक बी, ठीक है। स्लोप निकालना आता होगा ना आपको, ठीक है। अब ए पॉइंट है, ये इस वाई एक्सिस के लोग पोटेंशियल हमने दिखा रखा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू v1, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू v2 और यहाँ पे करंट की वैल्यू i1 और यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी होगी, i2, ठीक है। अब आपको निकालना है इस ग्राफ का स्लोप, तो ए बी के बीच में अब ये वाला इसकी एक लाइन में यहाँ से कर इसके पैरेलल में बनाऊं तो ये इसको सी पॉइंट पे कट करेगी, यहाँ पे एंगल कितना, थीटा। तो आपको स्लोप निकालने का मेथड तो पता होगा ना, स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। स्लोप निकालने का मतलब क्या होता है, टेन थीटा निकालना। इस ग्राफ में आप टेन थीटा निकालो, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होगा, BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC। अब बेटा यहाँ पे देखिए स्लोप की वैल्यू मैं लिखूंगा, तो स्लोप आपको पता है टेन थीटा होता है और टेन थीटा BC की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो ये वैल्यू टोटल वैल्यू V2 है, ये वाली वैल्यू V1 है इतनी, तो बची हुई कितनी V2 माइनस V1, तो ये बनेगी V2 माइनस V1, ये वाली वैल्यू, ठीक है। और सिमिलरली AC की वैल्यू क्या होगी, इतनी वैल्यू I2 है, इतनी I1 है, तो AC की रिमेनिंग वैल्यू कितनी होगी, I2 माइनस I1, ठीक है। ये आपको आता ही होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे BC की वैल्यू पुट करूँ V2 माइनस V1 अपॉन में I2 माइनस I1, ठीक है। तो एक तरीके से जो मेरे को स्लोप मिला टेन थीटा, ठीक है, वो कितना आया V2 माइनस V1 अपॉन में I2 माइनस I1, या यूँ कहिएगा कि डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में चेंज इन करंट। और आपको पता है, ठीक है, ये ऊपर ये पोटेंशियल डिफरेंस है V है, ये I है, और V और I का रेशियो क्या बनेगा, V और I का रेशियो देखो। अब मैं यहाँ पे ये V इज इक्वल टू IR है, ठीक है, इसी रिजल्ट को मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, V अपॉन में I इज इक्वल टू R, तो ये क्या देगा हमें R, ठीक है। तो V और I का रेशियो किसके इक्वल होता है, R। तो आप यहाँ पे लिखोगे ये जो रिजल्ट है ये फर्दर किसके इक्वल हो जाएगा, दिस रिजल्ट विल बी फर्दर इक्वल टू R, ठीक है। ये आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा, ठीक है। तो R रेजिस्टेंस, तो आप इस रिजल्ट को याद रखना, ठीक है, ठीक है। तो जब भी आप IV ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो आपको मिलेगा R रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये वैल्यू मतलब स्लोप ऑफ IV ग्राफ टेल्स अस अबाउट रेजिस्टेंस, नोट कर लो। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रेजिस्टेंस। अब हम रेजिस्टेंस के अबाउट डिस्कस करेंगे। कैपिटल R से हमने रिप्रेजेंट किया था। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, लिखो, इट इज द property of conductor by virtue of which it opposes the flow of charges inside it। मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ये वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिसके कारण कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस का जो फ्लो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसी को हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया है, ठीक है। तो एक बात बताओ, चार्जेस का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, ठीक है, तो यूं कहिएगा कि रेजिस्टेंस बेसिकली यूं भी कह सकते हैं, इट इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट, इट इज ऑब्स्ट्रक्शन इन पाथ ऑफ करंट, ये करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो एक बात बताओ,
रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। या यूं कहिएगा कि रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी किसी कंडक्टर की तो उसमें करंट क्या है, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ से भी हम बता सकते हैं, अभी डिस्कस भी किया था हमने। ठीक है, तो अब इसका मतलब हम एक और डेफिनेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ आपको पता है V = IR होता है, तो R की वैल्यू क्या होगी, V/I। तो आप यूं भी लिख सकते हो, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V applied across conductor and current flowing through it। कंडक्टर से जितना करंट फ्लो कर रहा उसका रेशियो होता है, क्या है, R बेसिकली रेशियो होता है V और I का। V कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल है, I कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों का रेशियो R होगा। ठीक है, अब मैं यूनिट की बात करूं, मतलब रेजिस्टेंस की यूनिट ऑफ R, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बनेगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को मेजर करने की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट होती है बेटा ओम्स के नाम से दिया गया है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V/I। तो इसकी रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे हम ओम्स में। ओम में पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट, करंट की एम्पियर, करंट की क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, सबके साथ में 1 लिखेंगे तो हम 1 ओम को क्या लिख लेंगे, 1 वोल्ट एम्पियर। तो 1 वोल्ट एम्पियर को हम 1 ओम का नाम देंगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ओम्स को हम इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 1 ओम = 1 वोल्ट एम्पियर, वोल्ट को V से, एम्पियर को A से, तो 1 ओम = 1 वोल्ट एम्पियर। ये नोट करें। ओके बेटा, फिर देखो रेजिस्टेंस है वो फॉलोइंग फैक्टर पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। ये जो क्लास 10th में भी आप पढ़ के आए हो। ठीक है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। आपके पास कोई कंडक्टर है, जितनी ज्यादा उसकी लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, फिर सेकंड है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। मतलब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का जितना ज़्यादा कम होगा उतनी ही रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। या यूँ कहिएगा कि एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये दोनों बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, अब इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कहता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ R/L/A। ठीक है, डायरेक्टली लेंथ के हो जाएगा प्रोपोर्शनल, इनवर्सली एरिया के। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है तो कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट बनेगा रो। ठीक है, तो R = ρL/A। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे एक और कांस्टेंट आया है, एक कांस्टेंट, बट यहाँ पे इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं रेजिस्टिविटी। क्या नाम देते हैं, रेजिस्टिविटी, या इसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये याद कर लेना बेटा, कई बार न्यूमेरिकल में आपको ये भी लिखा मिलेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बस हमें क्या पता चला कि कंडक्टर की लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे लिख लो, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन, ये पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, रेजिस्टेंस सबसे पहले लेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, लेंथ पे। और किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ठीक है,
तो आगे जब हम वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन में आपको करवाऊंगा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, तो उससे हम ओम्स लॉ डिड्यूस करेंगे। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। कैसे इंक्रीज करेगी वहीं पे आपको डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि वहाँ रिलैक्सेशन इन टाइम के कॉन्सेप्ट से रिलेट करके आपको बताएंगे चीजें, ठीक है। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का नेचर कैसे है, एक तो आपके पास में लाइक जैसे कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर में से भी करंट पास कर सकता है। एक नाइक्रोम की वायर जो हीटर में यूज होती है उसमें से भी करंट पास कर सकता है, बट कॉपर की रेजिस्टेंस काफ़ी स्मॉल अमाउंट में होती है, और वही नाइक्रोम की वायर की जो रेजिस्टेंस है वो कॉपर की वायर से 60 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो वहाँ नाइक्रोम के केस में करंट बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन फील करता है, ठीक है। तो क्या कि नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो लाइक रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर, रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर इज 60 टाइम्स ऑफ कॉपर वायर, कॉपर वायर से 60 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है। और वहीं हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, ठीक है, तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट बता दी थी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, ओम्स होती है, ठीक है। इसको नोट करो। फिर अब देखो बेटा, मैं अब रेजिस्टिविटी की हम बात करें, ठीक है, तो यहीं से हम रेजिस्टिविटी को स्टडी कर सकते हैं। तो आप देखो, वी नो, आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, यहाँ पे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो मैं रो की वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन में एल, ठीक है। तो ये हुआ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे, देखो, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो जाए और लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 हो जाए, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस के। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर बिकम यूनिटी। तो उस केस में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और यहीं पे मैं रो की यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ रो, रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालें तो रो का फॉर्मूला आर ए अपॉन में एल होता है। रेजिस्टेंस को मेजर करूंगा मैं ओम्स में, एरिया की यूनिट क्या होगी, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो ऐसे यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट ऐसे यूनिट मीटर, तो इसको जब मैं मीटर से मीटर कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे को रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या मिलेगी, ओम मीटर, ठीक है। दिस विल बी द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो आप ऐसे एसआई यूनिट फाइंड आउट कर लोगे। हाँ, फिर आप ये कहा जाए रो डिपेंड अपॉन, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी, डिपेंड अपॉन, ठीक है, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, एरिया पे डिपेंड नहीं करती, या यूं कहिएगा कि जो डायमेंशन होते हैं, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर है, ये दोनों ही डायमेंशन है, डायमेंशन पे डिपेंडेंसी नहीं होती, ठीक है, इन पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, इन पे डिपेंड नहीं करेगी। किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो वो आप लिख लो, इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। आपकी रेफरेंस बुक होती है, उसमें आपको गिवन मिलेगा कि कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है, ठीक है, और नाइक्रोम की कितनी है, एक कई सारे आपको एलिमेंट गिवन होंगे, और उन सभी की आप क्या रेजिस्टिविटी नोट कर लेना, आपको पता चल जाएगा। जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, देखो, जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो मटेरियल में से करंट उतना ही कम फ्लो होगा। मतलब रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें से करंट उतना ही कम फ्लो होगा। उस टेबल में आप देखोगे कि जो भी नाइक्रोम है, कॉपर और नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी को कंपेयर करो तो आप देखोगे कि कॉपर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइक्रोम,
ठीक है। हाँ, तो जो रेजिस्टिविटी रो किस किस चीजों पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। अब हम करंट डेंसिटी के अबाउट स्टडी करेंगे। करंट डेंसिटी को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। करंट डेंसिटी को अच्छे से समझने के लिए सपोज करो कि आपके पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, और उस कंडक्टर का कुछ एरिया है, ठीक है, और उस एरिया में से फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है पर सेकंड, यू नो कि करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि चार्ज फ्लो होगा तो क्या करंट बनेगा वहां पे, और जो वो करंट फ्लो करेगा वो किसी वो जो करंट फ्लो करेगा तो इट मीन चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करेगा तो वो किसी एरिया में से पास करेगा, और वो एरिया आपने क्या रखा हुआ है, उस चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वहां पे जो फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड पर यूनिट एरिया रहेगा उसी को हम करंट डेंसिटी का नाम देंगे, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। इसको आप ऐसे समझिएगा कि आपके पास में ये कंडक्टर है और ये उसका एरिया है। ये एरिया मैंने इस बोर्ड पे ऐसे परपेंडिकुलरली दिखाया हुआ है। आप यूँ समझ सकते हो जैसे कंडक्टर का कोई एरिया था, ठीक है, ये कंडक्टर का कोई एरिया था और इसको आपने बोर्ड पे ऐसे रख दिया, ठीक है। अब ये यहाँ ये कंडक्टर इस साइड में भी है और इधर भी है, ये तो मैंने उसका कोई एक एरिया लिया है, ठीक है, और ये जो एरिया है दिस एरिया इज एस, ठीक है, कंडक्टर का एरिया है। अब आपको पता है कंडक्टर में से फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, जो चार्ज फ्लो होंगे, सपोज करो कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो क्या है कि ये जो एरिया है आपने अभी देखा, जो एरिया था उसमें से करंट क्या है, परपेंडिकुलरली फ्लो होना चाहिए, करंट क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलरली फ्लो होना चाहिए, उसी को हम करंट डेंसिटी का नाम देंगे। डेफिनेशन देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं। करंट डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, ये होता है current density at any point inside conductor is defined as flow of charge per second, flow of charge per second, ठीक है, Q by T, चार्ज पर सेकंड हो गया, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड यूनिट पर यूनिट एरिया, और ये क्या आ जाएगा, इसको एरिया से हम डिवाइड कर देंगे, और ये जो एरिया है ना, ये फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड के परपेंडिकुलरली नॉर्मली प्लेस होना चाहिए, इट शुड बी प्लेस्ड नॉर्मली, ठीक है। तो इसको हम करंट डेंसिटी का नाम देंगे। अब ये जो Q by T है इसको मैं I बोलूंगा ना, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड करंट ही तो होता है, I अपॉन में S। तो एक तरीके से हमारे पास करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया I अपॉन में S, ठीक है, यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। ये वो सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन है, इफ एरिया इज प्लेस्ड, इफ एरिया इज प्लेस्ड नॉर्मली टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कहिएगा या चार्ज कहिएगा, उसके हमने एरिया पर नॉर्मली प्लेस किया हुआ था परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो इस केस में ये करंट डेंसिटी, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या बनेगी, तो डेफिनेशन लिखो, करंट डेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर, current density at a point inside conductor is defined as flow of charge per second, flow of charge per second through
a unit area through a unit area held normally, area कैसा हो, normally place किया हो, to the direction of current, normally to direction of flow of charge, या यूं कह दो फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, ये डेफिनेशन बनेगी करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड कंडक्टर इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड थ्रू ए यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मली टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनेगा जे का आई अपॉन में एस, ऐसे आप इसको नोट कर लोगे। और इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट निकालोगे जे की, तो करंट को मेजर करोगे एम्पियर में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, इट विल बी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये कंडीशन तो तब थी जब आपने एरिया को करंट की डायरेक्शन में नॉर्मली प्लेस कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि ये एरिया क्या हो, नॉर्मली ना हो, किसी एंगल पे हो, तो उस केस में सिचुएशन क्या रहेगी? ठीक है, सिचुएशन क्या है? इफ एरिया इज नॉट प्लेस्ड नॉर्मली टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करेंगे? ठीक है, अब आप यू देखो कि इस वाली सिचुएशन में तो आपने ये जो एरिया है ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, लेकिन सपोज करो एरिया को आपने ऐसे रख दिया, मतलब एरिया को आपने ऐसे टिल्टेड पोजीशन में रख दिया और करंट अभी भी इसी डायरेक्शन में से फ्लो कर रहा है, तो सिचुएशन क्या होगी? ठीक है, तो देखो इसमें अब आपने क्या किया है, एरिया को ऐसे प्लेस कर दिया यूं किसी एंगल पे, मतलब पहले यूं था, अब आपने एरिया को ऐसे टिल्ट कर दिया, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन। ठीक है, तो अब इस केस में हम करंट डेंसिटी कैसे लिखेंगे? बात तो ये आती है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी लिखने के लिए तो आपको पता है ये रेशियो होता है करंट डेंसिटी किसका? करंट और एरिया का, लेकिन ये एरिया वो होता है जो परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, बट यहाँ पे अब एरिया टिल्टेड पोजीशन में, लेकिन आपको पता है एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एरिया का, अब एक बात बताओ, इसका एरिया कितना है? एस है, एरिया कितना है? एस, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा? देखो ये मान लो ये प्लेट है, इसका ये एरिया एस है। ठीक है, अब इसका एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं आउटसाइड डायरेक्शन में, मैंने बताया था आपको पहले। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो अब एक बात बताओ, यहाँ भी इस प्लेट का यहाँ पे कहीं भी एरिया में वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। सपोज करो मैंने पॉइंट यहाँ ले लिया, तो एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा? नीचे की तरफ। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एस वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, और ये क्या है? सपोज करो इस वाले एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कौन सा आएगा? एस कोस थीटा। क्या आ जाएगा? एस कोस थीटा, ये नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा एरिया का। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में जो करंट डेंसिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे वी नो, हमें करंट डेंसिटी लिखनी थी। करंट डेंसिटी क्या होती है? रेशियो होता है करंट और एरिया का, और एरिया कौन सा? परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। ठीक है, ये करंट के जो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, तो ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा? एस कोस थीटा। क्या हो जाएगा? एस कोस थीटा। ठीक है, अब आप ये मत सोच लेना कि ये तो करंट के पैरेलल हो गया, ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एरिया का। अब जैसे एरिया आपने थीटा एंगल पे रखा हुआ है, तो उसका एक नॉर्मल कंपोनेंट बनेगा, उस कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो J इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? I अपॉन में S कोस थीटा, और यहाँ से मैं I को लिखना चाहूँ तो इट विल बी JS कोस थीटा। ठीक है, या इन अनदर वर्ड इसको मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट S वेक्टर। ठीक है, और
करंट कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो देखो दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट आपको एक स्केलर क्वांटिटी देता है, इसीलिए करंट को हम स्केलर क्वांटिटी भी कंसीडर करते हैं। लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी होती है, लेकिन करंट को स्केलर या टेंसर भी अज्यूम करते हैं। टेंसर क्वांटिटी वो होती है जो स्केलर, टेंसर छोड़ो आपके सिलेबस में नहीं, हमें पढ़नी नहीं है, ठीक है। तो अब ये I इज इक्वल टू क्या होगा, J वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो इट वाज ऑल अबाउट करंट डेंसिटी। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, इसको नोट करें। अब हम डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस के अबाउट, ठीक है। छोटी सी टर्म है, हमें पता होना चाहिए। कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और कंडक्टेंस ये बताता है कि कितनी इजीली हाउ इज, मतलब विद इज द करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर, मतलब किसी भी कंडक्टर में से कितनी आसानी से करंट फ्लो करता है, वो चीज कंडक्टेंस बताएगी। जिस किसी कंडक्टर की कंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ही इजीली उसमें से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो कंडक्टेंस बेसिकली रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, तो 1/R, ठीक है। इसकी SI यूनिट की हम बात करें, ठीक है, तो G की SI यूनिट क्या होगी, 1/में। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे, G की यूनिट हो जाएगी SI यूनिट ओम इनवर्स, ठीक है। या ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, या रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम और क्या लिख सकते हैं, MHO, ठीक है। ओम इनवर्स को हम लिख देंगे MHO, ठीक है। वो तो एक ही बात है, चाहे ये लिखे या ये लिखे। और वहीं पे एक हमारे पास और क्वांटिटी है कंडक्टिविटी, क्या रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी तो हम पढ़ चुके हैं। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल सिग्मा से, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या बताती है कि ये भी वही प्रॉपर्टी है जो ये बताए, जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसमें से उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी के लिए सिंबल आपको याद होगा, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होती है, 1/ρ। सिग्मा से रिप्रेजेंट करें कंडक्टिविटी को, सिग्मा क्या होता है, 1/ρ, ठीक है। ये फॉर्मूला बनेगा कंडक्टिविटी का, ठीक है। हम इसकी SI यूनिट की बात करें, ठीक है। इसकी SI यूनिट क्या बनेगी, 1/में। रेजिस्टिविटी को हमने मेजर किस में किया था, हमारे पास यूनिट थी ओम मीटर, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया, ओम इनवर्स को हम ये लिख सकते हैं MHO, मो, ठीक है। तो मो इनवर्स, ये भी आप लिख दो। अब हम यहाँ पे ओम्स लॉ को डिड्यूस करेंगे। हम एक तरीके से ओम्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे, आपके एग्जाम में ये आ जाता है डेरिवेशन, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ओम्स लॉ की बात करें तो अब आप यहाँ पे लिखोगे, मैं आपसे पूछूं कि डू यू नो द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको पता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, वो भी आपकी एक अच्छी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी। तो आप लिखोगे वी नो, ठीक है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन याद करो, I और VD वाला जो डिराइव किया था इस लेक्चर की स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या था, NAEVD, ठीक है। और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अबाउट आपको बताया था, ठीक है। तो फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करना बेटा एक बार। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू माइनस E टाउ, E वेक्टर था ये, ठीक है, अपॉन में M। ये रिलेशन आपने पढ़ा था ना, ठीक है। तो यहाँ पे E चार्ज और इलेक्ट्रॉन था, ठीक है।
ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड था, टाउ रिलैक्सेशन इन टाइम था, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। ठीक है, अब इसको मैं सिंपली मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखना चाहूँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख सकता हूँ ई टाउ अपॉन में एम। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या दिखा रहा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और फील्ड की दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे, उनकी वेलोसिटी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट होगी। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, और अब एक बात बताओ बेटा, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो आप लिखोगे वी नो, आप यहाँ पे लिख सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख सकते हो ई टाउ अपॉन में एम। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोलूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पुट वैल्यू ऑफ Vd इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी बेटा, I इज इक्वल टू एन ए ई, और Vd की वैल्यू क्या पुट करोगे, ई टाउ अपॉन में। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या लिख देंगे, I इज इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर, ठीक है, टाउ अपॉन में m इंटू ए। ठीक है, और आप यहाँ पे ये भी लिखोगे वी ऑल्सो नो। ठीक है बेटा, देखो एक बात बताओ, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, क्या होता है। ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर होता है, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, या फिर हम इसके वेक्टर का सिंबल छोड़ेंगे तो यहाँ से ये माइनस भी चला जाएगा और आप इसको क्या लिख देते हो, E इज इक्वल टू dv बाई डी आर। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा था कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब मैंने ये रिलेशन डिराइव किया था I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी वाला, तो उस टाइम हमने क्या लिया था, ठीक है, हमने क्या लिया था, हमने एक कंडक्टर लिया था, जिसका लेंथ L था। ठीक है, और उसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट की थी। ठीक है, और उस बैटरी का पोटेंशियल कितना था, V था, और उसके कारण इस कंडक्टर के अंदर एक फील्ड सेट हो गया था, कितना, E वेक्टर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया था, ऐसा हुआ था। ठीक है, अब मैं इसी रिलेशन को इसकी टर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, सो आप यहाँ पे लिखोगे वी कैन राइट, ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू dv बाई डी आर। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कंडक्टर के दोनों एंड पे कितना है, V, ठीक है, और ये जो dr यहाँ पे इस कंडक्टर की लेंथ बन जाएगी कितनी है, L, तो E को क्या लिख सकते हो, V बाई L। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप लिखो we also know, आपको पता है E क्या होता है, V बाई L। ठीक है, तो इसी रिलेशन को हम कैसे लिख देंगे, I इज इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर टाउ, E को क्या लिखेंगे, V बाई L अपॉन में M। ठीक है, ये जो रिलेशन बना इसको उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, ये रिलेशन क्या लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, I होपफुली दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो आप समझ जाना, I इज यहाँ से देख लेना, I इज इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर टाउ V बाई L अपॉन में M। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, I इंटू एम एल इज इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर टाउ अपॉन में V। ठीक है बेटा, अब एक काम करो, मैं इन सभी टर्म्स को यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, तो और I को यहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, तो आप क्या लिख पाओगे, एम एल अपॉन में एन ए ई स्क्वायर टाउ, डन। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, V अपॉन में I। ठीक है, ये चारों टर्म यहाँ ले आया और I को यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, V अपॉन में I, ठीक है, आप लिखो फ्रॉम ओम्स लॉ। देखो
ये वाला ओम्स लॉ ऐसी ऐसी सिचुएशन ली थी हमने, ठीक है। अब उसमें क्या था, अब किसी कंडक्टर के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करें तो उसमें से करंट कितना फ्लो होता है, I। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे लिखा था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, और V इज इक्वल टू IR, और V बाई I क्या होता है, R। क्या होता है, R, ठीक है। तो अब ये V और I का रेशियो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। कब होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन क्या है, वो दोनों क्या रहे, कांस्टेंट रहे, या अदर जो भी फिजिकल कंडीशन है वो सारी कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो आप लिखो यहाँ पे हम पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इफ टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, वो सारी कंडीशन कांस्टेंट है, तो उस केस में m l n e स्क्वायर टाउ बिकम कांस्टेंट, ये सारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, ठीक है। वैसे तो देखो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, और l लेंथ ऑफ टेम्परेचर, लेंथ हमें कांस्टेंट लेनी है कंडक्टर की, नंबर डेंसिटी फ्री लेंथ ये कांस्टेंट लेनी है, ए एरिया वो कांस्टेंट है, ई स्क्वायर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट है, टाउ रिलैक्सेशन इन टाइम ये टेम्परेचर के साथ में वेरी करता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, सारी कंडीशन को कांस्टेंट ले लिया, इफ टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, तो ये बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट होगी। तो अब कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट, और ये सारी भी कांस्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड किया कांस्टेंट, अल्टीमेटली आपको ये टर्म क्या मिल जाएगी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इज इक्वल टू V अपॉन में I, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी डायग्राम की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, नाउ हम, ठीक है, और ये क्या बना, कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम R बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। इन सभी को सोल्व करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, उसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस R। तो R इज इक्वल टू क्या बना, VI, और V इज इक्वल टू IR। तो आपका ओम्स लॉ डिराइव हो गया ना फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो आप लिखोगे हेंस डिड्यूस्ड ओम्स लॉ, नोट करें। अब बेटा यहां से हमें, मैं आपसे पूछूं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देखो ये आपका ओम्स लॉ यहाँ पे डिराइव हो चुका है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे लिखो रेजिस्टेंस R होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं, इस रिलेशन में यहाँ पे देखो ये जो कांस्टेंट टर्म्स बने, ठीक है, इसको हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास कितनी बनी, m l अपॉन में n e स्क्वायर टाउ, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आएगी, देखना। अब एक बात बताओ, we have already studied, हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये फॉर्मूला याद है क्या, जब मैंने बताया था कि इन फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, और रो रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, इस रिलेशन में ये वाला रिलेशन छिपा हुआ है, ठीक है, आप उसको डिग करके देखिएगा। तो एक बात बताओ, आप इसको कैसे लिख सकते हो, और R इज इक्वल टू L है ना, यहाँ पे L को यहाँ रख दो, A को इसके नीचे ले आओ, बचा क्या, M अपॉन में N E स्क्वायर और टाउ, ठीक है। M N E स्क्वायर टाउ, M N
ई स्क्वायर टाउ, ठीक है, इनको इकट्ठा लिख लो और एल और ए को सेपरेट कर दो, ठीक है। तो देखो रो इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है एट कांस्टेंट, ये वाला रिलेशन, इससे हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। जब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो ना तो नंबर डेंसिटी वेरी करेगी और ना क्या है रिलैक्सेशन इन टाइम चेंज होगा, ठीक है। एम और ई तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो आप लिखोगे एम एन ई स्क्वायर और टाउ रिमेन कांस्टेंट, ये सारी चीजें क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी तो यहाँ से हमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी, मतलब R इज इक्वल टू, ठीक है, और ये सारी जो क्वांटिटी है ये बन जाएगी कांस्टेंट, ये सारी क्वांटिटी क्या बन जाएगी कांस्टेंट L अपॉन में A, और इसी कांस्टेंट क्वांटिटी को हम नाम किसका देते हैं रो का, क्या चीज रो। तो यहीं से हमारे पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। तो इस रिलेशन से, ठीक है, आप लिखोगे सो रो कैन बी रिटन एज, डेंसिटी को कैसे लिखेंगे, डेंसिटी सॉरी रेजिस्टिविटी को कैसे लिखेंगे, इस कांस्टेंट को हमने रेजिस्टिविटी का नाम दिया है, तो रो को हम लिख देंगे m अपॉन में n ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो अब आप इसी को आप इस ये जो फाइनल रिजल्ट आया ना, इसी को आप क्या बोलते हो, इट इज रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड करंट डेंसिटी, ठीक है, एन और रो के बीच का रिलेशन है ये, ठीक है। पूछते कम है एग्जाम में, लेकिन बाय चांस पूछ ले, ठीक है, तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में एक तो रेजिस्टेंस की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म आ गई, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस का हमें ये फॉर्मूला था, पता था अभी तक R इज इक्वल टू रो एल ए बाई होता है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि रेजिस्टेंस को हम एम एल अपॉन में एन ए ई स्क्वायर टाउ भी लिख सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है जब आप रेजिस्टेंस की टेम्परेचर डिपेंडेंस फॉर्म स्टडी करोगे कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखो जब टेम्परेचर चेंज होगा, कंडक्टर है, कंडक्टर का आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो देखो पहले जो इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड कर रहे थे, ठीक है, आपको पता है एक कंडक्टर है, उसके क्रॉस बैटरी आपने लगा रखी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे तो वो लैटिस से या यूं कहेगा कर्नेल से या जो पॉजिटिव आयंस हैं उनसे स्ट्राइक करते हुए चलेंगे, ओके। बट मान लो कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दो कंडक्टर का, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा थर्मल एनर्जी लेंगे, अब उनमें कोलिजन क्या फ्रीक्वेंट होंगे और जल्दी कोलिजन हो जाएंगे, और आपको पता है फिर दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है कोलाइड करने का वो घट जाएगा, तो रिलैक्सेशन इन टाइम डिक्रीज कर जाएगा, और जब रिलैक्सेशन इन टाइम डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या है बढ़ जाएगा, आगे डिस्कस करेंगे। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है रिलैक्सेशन इन टाइम डिक्रीज होता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप इसको अभी नोट ना करें, करना चाहे तो कर ले, आपकी इच्छा है, ठीक है। हमें यहाँ से एक तो रेजिस्टेंस की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म मिली, और रेजिस्टेंस को हम R इज इक्वल टू रो एल ए बाई ए के अलावा ये भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू एम एल अपॉन में एन ए ई स्क्वायर बाई एम एल अपॉन में एन ए ई स्क्वायर टाउ, और हमें रेजिस्टिविटी की भी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म मिली है, रेजिस्टिविटी को लिख सकते हैं हम m अपॉन में n ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब देखो रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टाउ डिक्रीज करेगा, टाउ डिक्रीज करेगा तो रो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बोथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, नोट करें। ओके, एट लास्ट हम ये रिलेशन डिस्कस करेंगे, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है आई नो, बट ये जो टॉपिक है बताना बेहद जरूरी है क्योंकि इसी से इन्हीं सभी टॉपिक की आपस में इंटरकनेक्टिविटी है, ओके। सो यू नो दैट
आप लिखोगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपसे कोई पूछे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, ठीक है। और वी ऑल्सो नो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी को हम मैग्नीट्यूड की टर्म में, वेक्टर छोड़ दो, माइनस सिंबल छोड़ दो, सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, ई टाउ अपॉन में एम, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूं और मैं क्या करूंगा, पुट वीडी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वीडी की वैल्यू पुट करूंगा, सो आई इज इक्वल टू एन ए ई वीडी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ई टाउ अपॉन में, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे जो पास रिजल्ट क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू एन ए स्क्वायर ई टाउ अपॉन में एम, ठीक है बेटा। और वहीं पे मैं आई के नीचे इस ए को ले आता हूँ, आई अपॉन में ए, ठीक है। आई अपॉन में ए क्या बन जाएगा, आई अपॉन में ए ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन में एम, ठीक है। और देखो करंट पर यूनिट एरिया, आई अपॉन में एस हो या आई अपॉन में ए हो, तो उसको हम क्या लिख देते हैं, करंट डेंसिटी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे आई अपॉन में ए, इसी रिजल्ट को मैं दोबारा लिख देता हूँ, आई अपॉन में ए क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन में एम, ठीक है। आई अपॉन में ए करंट डेंसिटी बन जाएगा जी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और ये बन जाएगा, इसको हम और कैसे लिख पाएंगे, एन ई स्क्वायर टाउ और ई अपॉन में एम, ऐसे लिख दूं तो चलेगा, रीअरेंज कर दिया मैंने, ठीक है। टाउ को आगे लिख दिया, ई को पीछे लिख दिया, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बेटा इस वाली टर्म्स को ऊपर एन ई स्क्वायर टाउ को मैं नीचे ले आता हूँ, एम के नीचे, तो ये कैसे बन जाएगा, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। यहाँ इनको रीअरेंज करने से एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, ठीक है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था वी नो रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या था, या यूं कहिएगा कि द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड नंबर डेंसिटी, तो हमने लिखा था रो को हम लिख सकते हैं एम एन ई स्क्वायर टाउ, रेजिस्टिविटी को ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन में एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ को मैं रो लिख दूंगा इनटू ई, ठीक है। और आपको ये भी पता है, ठीक है, सिंस यहाँ पे लिखोगे तो यहीं पे लिख दो, सिंस 1 अपॉन में रेजिस्टिविटी, 1 अपॉन में रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, जो कि क्या था, सिग्मा, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको आज की क्लास में, तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ई, ठीक है, ठीक है। तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, या फिर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर, ठीक है। तो इट वाज द रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड ई। सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। क्लास आज की थोड़ी सी लेंथी ज़रूर थी, बट आपने 100% कंसंट्रेशन के साथ में वीडियो को देखा होगा तो पूरा मज़ा आया होगा, और आपने बहुत सारे टॉपिक एक बिल्कुल इजी वे में सीख लिए हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, तो उसके अबाउट में आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट, अपनी व्यूज़ वगैरह दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे रियली तो आप वीडियो को लाइक करना और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करना। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।